Very good morning to all my dear exam fighter number one family members. जहाँ पर आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस लगातार प्रतिदिन कंटिन्यू रूप से कर रहे हैं और टारगेट जून 2022 में यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक कर देना है। यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूनिट 7 को स्टार्ट किया है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पिछले क्लास में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के बारे में स्टार्ट किया है और 1857 के विद्रोह, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इसके कारणों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे सिलसिलेवार तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में 1857 के विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी की अगली कड़ी, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार हुआ और उसका विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ। इसको पूरी हम इंडिया के मैप में स्थानों को देखते हुए अध्ययन करेंगे। पिछला क्लास में को हम लोगों ने लास्ट किया था 1857 के विद्रोह के कारणों से इस तरह की विस्फोटक स्थिति आ गई थी, बस उसमें एक चिंगारी देने की जरूरत थी। इतनी विस्फोटक सामग्रियां मौजूद थी अंग्रेजों के कुशासन के कारण कि विद्रोह होना लाजिमी था। बस एक थोड़ा सा उसमें हवा देने की जरूरत थी, जैसे आग में जिसको कहते हैं घी देना या किसी बारूद में चिंगारी देना, बस इसकी जरूरत थी और फिर विस्फोट होना ही था। वही हुआ। काफी दिनों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की भावना थी और वह प्रस्फुटित हो गई 29 मार्च 1857 को। सबसे पहली चिंगारी इसी दिन लगी थी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका आरंभ कैसा हुआ और इसके आरंभ के बाद इसका विस्तार किस प्रकार हुआ। इसके बाद हम लोग अंत में ये भी जानेंगे यहाँ भी कुछ गद्दार थे, यहाँ भी भारत माता के कुछ गद्दार थे, उन गद्दारों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे। और हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, जब से अंग्रेज भारत आए, यूरोपीय कंपनियां भारत आई, तब से भारत में गद्दारी के कारण ही अंग्रेज यहाँ पे सफल हुए और वे भारत के इस स्थिति को समझते थे और इसलिए उन्होंने हर समय भारत में बांटो और राज करो की नीति के तहत यहाँ के गद्दारों के साथ साठगांठ करके यहाँ के जो राष्ट्रवादी थे उनके साथ खेल किया, उन्हें हराया, उनके क्षेत्रों को जीता, इसमें भी सफल हुए। और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे भी कुछ गद्दारी हुई इस विद्रोह में। इसलिए इतना बड़ा विद्रोह जो इतने बड़े क्षेत्रों में फैला, अंग्रेजों को तो ऐसा लगा था कि उसे भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अंततः वो विद्रोह असफल हो गया। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह का आरंभ एवं उसका विस्तार। चलते हैं, ये हमारा टॉपिक, हमें इसी के बारे में आज डिस्कस करना है। जैसा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, वहाँ 29 मार्च 1857 को एक अधिकारी हैं, एक सैनिक हैं, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब अधिकारी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की तो उन्होंने 2 अधिकारियों, लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सर्जेंट की हत्या कर दी। इसकी हत्या के साथ ही मंगल पांडे फरार हो गए और लेकिन उसे अंततः पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे ने वो चिंगारी में माचिस, जिस कहते हैं बारूद में माचिस की तिल्ली देने का काम किया और अंततः मंगल पांडे शहीद हो गए।
जब मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट में विद्रोह किया, उस समय वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे हेरसे। इसे याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस समय कमांडिंग ऑफिसर कौन थे बैरकपुर छावनी के। तो बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेरसे थे। इसी प्रकार जब मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं तो उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं आपको 29 मार्च 1857 को भी फांसी की डेट मिलेगी, और ये कोई और पुस्तक नहीं, एनसीईआरटी का कहना है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं, हमने भी दिया है, तो वहाँ पे ऑप्शन में 29 मार्च 1857 को ऑप्शन में ही नहीं रखा जाता है। इसलिए आप 8 अप्रैल 1857 को ही याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 29 मार्च 1857 रहे तब उसे सही करना है, नहीं तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये डेट ऑथेंटिक हो चुका है और काफ़ी एग्जाम में आंसर किए आने के बाद इसे सही भी माना गया है और यही अभी तक चला आ रहा है। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों में आपको जिस दिन विद्रोह किया 29 मार्च 1857 को कहा जाता है कि उसी दिन फांसी दे दी गई थी। एनसीईआरटी की पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग 8 अप्रैल 1857 को ही मान के चलेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में इसे सही माना गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जब मंगल पांडे ने बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत कर दी तो ये विद्रोह की आग अन्य क्षेत्रों में भी फैली, और इसी क्रम में सबसे बड़ा विद्रोह और संगठित विद्रोह और पूरे सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया वो क्षेत्र था यूपी का तत्कालीन संयुक्त प्रांत का मेरठ छावनी। मेरठ छावनी के भी सैनिकों ने, सिपाहियों ने चर्बी वाले इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो वहाँ एक सैनिक नहीं थे, पूरे छावनी के सैनिकों ने ही इनकार कर दिया, कहा कि हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जो वहाँ पे कमांडिंग अफसर थे जनरल हेविड ने इन अधिकारियों को पकड़ने का आदेश दिया और इन्हें पनिश किया। कुछ को पनिश करने में वो सफल भी रहे, लेकिन अधिकतर ने विद्रोह करके अपने बंदूकों से गोलियां अंधाधुंध चलाने लगे और जेलों में जाकर अपने जो दोस्त उनको पकड़ा गया था, जिन्हें कि पनिश किया जा रहा था, सबको छुड़ाकर वो भाग जाते हैं और 11 मई तक वो दिल्ली भी पहुंच जाते हैं। 10 मई मेरठ और दिल्ली की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह होता है और विद्रोही सैनिक अपने हथियारों को लहराते हुए अपने अधिकारियों को बंदी जिसे बना लिया गया तो उसे छुड़ा लेते हैं और उसे लेकर वो दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे दिल्ली में उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, दिल्ली में उन्होंने किस प्रकार से अधिकार किया और कितने दिन वो अधिकार करने में सफल रहे। तो दिल्ली पर हम लोग बात करने से पहले थोड़ा एक हम लोग ओवरव्यू लेंगे, आखिर विद्रोह का विस्तार किस प्रकार हुआ। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा मेरठ है सबसे ऊपर। तो मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई, मेरठ से यहाँ से। इसके बाद दिल्ली उसके बगल में ही है, तो दिल्ली पहुँच गए। लखनऊ भी आसपास में है, लखनऊ से फिर झांसी, ऐसे ही कानपुर होते हुए इसके बाद तो इस विद्रोह ने बहुत ज़्यादा ही विस्तार ले लिया। इलाहाबाद, बनारस, आरा, बैरकपुर और कलकत्ता के आसपास बैरकपुर, वहाँ तो पहले विद्रोह हुआ ही था। आजमगढ़, इसी प्रकार असम में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। बाद बाकी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। इसका प्रभाव यहाँ पे उड़ीसा में भी देखा जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे विद्रोह हुए लेकिन प्रभाव था। उड़ीसा हो या असम हो, इन क्षेत्रों में भी प्रभाव रहा, लेकिन छिटपुट तरीके से। लेकिन ये जो एरिया था ये मेजर रूप से प्रभावित एरिया था 1857 के विद्रोह में। तो हम लोग देख सकते हैं भारत का उत्तर पूर्वी भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा 1857 के विद्रोह में, जिस एरिया को मैंने सर्किल कर दिया है। बाद बाकी एरियाज में भी हुए, हमारे झारखंड में भी हुआ, देवघर के रोहिणी में हुआ, हजारीबाग में हुआ, लेकिन ये विद्रोह उस लेवल का नहीं था। और ये जो सर्किल वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये
इसमें काफ़ी ज़्यादा तांडव हुआ और अंग्रेजी शासन के कहते हैं पांव उखड़ गए। अंग्रेजी शासन को लगा कि अब वो भारत में राज नहीं कर पाएंगे, उन्हें जाना होगा। इस तरह का भाव उनके अंदर आ गया इन क्षेत्रों में। जिस प्रकार से भारतीय विद्रोहियों ने, भारतीय सिपाहियों ने तांडव मचाया। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। मेरठ में विद्रोह हो चुका था। मेरठ से विद्रोही दिल्ली कूच कर चुके थे और दिल्ली में किस प्रकार का वो कार्य करते हैं इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विद्रोह का विस्तार अब हम लोग देखने वाले हैं। आरंभ हो चुका है। विस्तार में सबसे पहला विस्तार होता है दिल्ली में। विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचते हैं? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं। 12 मई को ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह उस समय, जो कि एक तरह से पेंशन भोगी की जीवन जी रहे थे, बहादुर शाह द्वितीय जफर, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, उसे अपना क्रांति का नेता चुन लिया और कहा कि भारत के सम्राट अब यही हैं। एक्चुअली एक बड़ा फिगर चाहिए था विद्रोहियों को, क्योंकि सभी तो सिपाही थे, इसमें से सब बराबर लेवल के थे। उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि उसके नेतृत्व में ये लोग काम कर सके। तो उस समय मुगल बादशाह ही सबसे सर्वोच्च शक्ति थी भारत के लिए। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया और यही बहादुर शाह जफर अंततः क्रांतियों के नेता बने और उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय उस समय काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे। उनकी उम्र 80 के लगभग थी। 82 ईयर के थे वो, लगभग 82 ईयर के व्यक्ति को अपना सिपाहियों के द्वारा जो नेता बना लिया गया, तो वो सैन्य नेतृत्व देने में उस तरीके से सफल तो हो नहीं पाते। इसलिए बख्त खां को सैन्य नेतृत्व दिया गया। दिल्ली में प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया बहादुर शाह द्वितीय जफर को, लेकिन जो सैन्य नेतृत्व दिया था, जिसको सेना की कमान संभालनी थी, वो थे बख्त खां। तो बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व संभाला और बहुत ही अच्छे से संभाला और 12 मई को ही पूरे दिल्ली पर अंग्रेजों को भगाकर अधिकार करने में वो सफल रहे। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो दिल्ली पे राज नहीं कर पाए और सितंबर में, जैसा कि उन्होंने मई में अधिकार किया और सितंबर में ही अंग्रेजों ने वहाँ पर पुनः अधिकार कर लिया। और इस अंग्रेजों के पुनः अधिकार करने में कुछ अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दिल्ली में जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी भेजे गए थे, उसमें कुछ का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण थे निकलसन एवं हडसन। इसके अलावा लॉरेंस को भी भेजा गया था। निकलसन, हडसन और लॉरेंस, 3 अधिकारियों को दिल्ली भेजा गया था। लेकिन निकलसन दिल्ली में विद्रोहियों के हाथों, सिपाहियों के हाथों विद्रोह को दबाने के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मारे जाते हैं। लेकिन जो हडसन होता है, हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और उसके पोते को, जब वो अपने महल में थे, उसे इस आधार पर निकलने के लिए कहा गया कि आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, आप बाहर आइए। और जब वो बाहर निकले तो हडसन ने उसे गोली मार दिया और बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और एक पोते को हडसन ने गोली मार दी। इसके बाद जब विद्रोहियों को कुचलने में सफल रही दिल्ली में अंग्रेजी सेना, तो बहादुर शाह द्वितीय जफर, जो कि अपना डेरा हुमायूं के मकबरे दिल्ली में रखे हुए थे, गुपचुप तरीके से छुपे हुए थे, तो इसकी सूचना जीनत महल, जो कि लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जीनत महल के सूचना पर हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह द्वितीय को, जो क्रांति के मुख्य नेता थे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे रंगून भेज दिया जाता है। भारत से बाहर बर्मा, जिसे म्यांमार भी हम लोग कहते हैं, उसे रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह द्वितीय गिरफ्तार और उसे रंगून निर्वासित। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं कि दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, तो सैन्य नेतृत्व किसने किया, बख्त खां, प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह जफर, और किस
अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया तो निकलसन, हडसन एवं लॉरेंस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही हडसन की, और मृत्यु किसकी हो गई? निकलसन की। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से। किसके सूचना पर? जीनत महल के सूचना पर। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया, कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून। रंगून कहाँ है? म्यांमार, या उसको बर्मा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली में विद्रोह हो गया, इसके बाद जो विद्रोह हुआ वो लखनऊ में, लखनऊ तक विद्रोह की आग पहुंच गई, और लखनऊ में जून 1857 में विद्रोह का आरंभ हो जाता है। लखनऊ में जून 1857 में विद्रोह का आरंभ हो जाता है, और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व करती है वही बेगम हजरत महल, जिन्होंने कि बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी में अंग्रेजों का सहयोग किया था बाद में। तो इसे महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल का दूसरा नाम है महक परी। और ये कौन थी? ये थी अवध के नवाब व अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और ये दिल्ली में इनका काफ़ी प्रभाव था। इसके अलावे जब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया तो इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का अपना नवाब घोषित किया और उसकी मुख्य संरक्षक की भूमिका निभाने लगी। बिरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाकर, अपने पुत्र को बिठाकर इसके संरक्षक की भूमिका कौन निभा रहे थे? तो बेगम हजरत महल। इसी प्रकार यहाँ पर भी विद्रोहियों के विद्रोह को दमन करने के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए गए, और उस अंग्रेज अधिकारियों में जो सबसे मुख्य भूमिका रही लखनऊ के लिए, उसमें हमारे कह सकते हैं कि हैवलॉक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके अलावे हेनरी लॉरेंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लखनऊ में ही जब विद्रोह की बात आती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंग्रेजों के लिए क्षति होता है, और उनके जो रेजिडेंट थे हेनरी लॉरेंस विद्रोहियों के हाथों मारे जाते हैं। इसी प्रकार तात्या टोपे ने भी यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल का साथ दिया किसने? तात्या टोपे ने। हम लोग आगे भी देखेंगे तात्या टोपे ने बहुत जगह पर बाद में लक्ष्मीबाई का, कभी नाना साहब का साथ दिया। अगर भारत की तरफ से पूछा जाए इस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, यहाँ तक कि गुरिल्ला पद्धति से भी इन्होंने संघर्ष करना जारी रखा, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है 1857 के विद्रोह में। तो हम लोग देखते हैं बेगम हजरत महल के साथ में कौन आए? तात्या टोपा। और इन्होंने चिन्हट नामक स्थान पर, चिन्हट एक जगह है लखनऊ में, वहाँ पर अंग्रेजी सेना को तात्या टोपे ने पराजित कर दिया और अंग्रेज अधिकारी हैवलॉक मारे गए। तो पहले देखे कि हेनरी लॉरेंस मारे गए, फिर हैवलॉक भी मारे गए, आगे यहाँ देखिए कर्नल नील भी मारे गए लखनऊ में। तो ये अंग्रेजों के लिए लखनऊ एक तरह से मरण स्थली के रूप में सिद्ध हुआ। बड़े बड़े अधिकारी उसके मारे गए। हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं, हैवलॉक मारे जाते हैं, और कर्नल नील भी मारे जाते हैं। 3 बड़े अधिकारी लखनऊ में मारे गए। कौन कौन? हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और कर्नल नील। 3 बड़े अधिकारी की मृत्यु हो जाती है लखनऊ में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हैवलॉक कहाँ के विद्रोह में मारे गए? तो चिन्हट, और चिन्हट कहाँ है? लखनऊ में। कर्नल नील कहाँ मारे गए? हेनरी लॉरेंस कहाँ मारे गए? बेगम हजरत ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? ठीक है, तो ये इन सारे चीज़ों को ऑब्जेक्टिव मोड में याद रखना है, और ये वन लाइनर बनाया भी गया है। एक एक वन लाइनर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह जफर को, लेकिन बेगम हजरत महल भारत से बाहर नेपाल चली गई। और अगर यहाँ लखनऊ में विद्रोह को दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली, तो वो थे कैंपवेल। जिस प्रकार मैंने कहा कि भारत की तरफ से 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो वहाँ तात्या टोपे का नाम हम लोग सही मानते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजों के तरफ से किस अधिकारी की विद्रोह को दमन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहाँ कैंपवेल आएगा। कैंपवेल ने काफ़ी जगह विद्रोह का दमन किया। जिस प्रकार तात्या टोपे ने अलग अलग जगह पहुंचकर विद्रोहियों का साथ दिया, तो उसी तरह कैंपवेल ने बहुत ही अलग अलग जगह पहुंचकर विद्रोहियों का दमन किया
1857 के विद्रोह का दमन करने में कैंपवेल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पूछा जाए जिसने विद्रोह के दमन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो कैंपवेल। और इन्होंने मार्च 1858 तक में विद्रोह का लखनऊ में दमन कर लिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लखनऊ के बगल में ही कानपुर है, तो कानपुर में भी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ पर जो विद्रोह प्रारंभ होता है तो इसका नेतृत्व करते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र हैं नाना साहब। और नाना साहब का जो बहुत ही फेमस नाम है, ये एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार, धोधू पंत किसका वास्तविक नाम है, तो नाना साहब का। देखिए ग्वालियर में तात्या टोपे ने साथ दिया, यहाँ भी तात्या टोपे पहुँच गए और तात्या टोपे ने भी कानपुर में नाना साहब का साथ दिया। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तात्या टोपे का भी वास्तविक नाम क्या था। तो इन दो वास्तविक नामों को आप याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। धोधू पंत किसका नाम था, नाना साहब का। इसी प्रकार तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब का वास्तविक नाम धोधू पंत था। इससे आप लोग याद रखेंगे। तो तात्या टोपे ने कानपुर में आकर नाना साहब का भरपूर साथ दिया। लेकिन यहाँ पर भी कैंपवेल, जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़े अधिकारी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भूमिका निभाई अंग्रेजों की तरफ से, तो वो कैंपवेल थे। कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया, किसके नेतृत्व में, कैंपवेल के नेतृत्व पर भी कैंपवेल के नेतृत्व में। इसी प्रकार यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है कानपुर में, जिसके कारण नाना साहब को काफ़ी बदनामी होती है। एक सती चोरा नामक स्थान है, वहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारी, जिसमें महिलाएं बच्चे भी थे, फंसे हुए थे, विद्रोह हो रहा था, तो वो लोग अपने फंसे हुए थे, निकल नहीं रहे थे। उन्हें अपने जो गंतव्य स्थान पर जाना था, वो लोग आम सिविलियन थे, तो विद्रोह के कारण वो रुके हुए थे। तो नाना साहब ने उसे भरोसा दिया कि आप निकलिए और जाइए अपने जहाँ गंतव्य की ओर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, विद्रोही आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब वो निकलते हैं तो उस पर गोली चला दी जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी रहती है। इसलिए नाना साहब को इस घटना के कारण, सती चोरा घटना कहाँ घटती है, कानपुर में। सती चोर, ये पूछा जाता है सती चोरा घटना कहाँ घटी, कानपुर में। और इसी सती चोरा घटना के कारण नाना साहब बदनाम होते हैं और यह उसके जीवन पर एक कलंक की तरह है, क्योंकि उसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। और नाना साहब भी बेगम हजरत महल की तरह नेपाल भाग जाते हैं। विद्रोहियों का जब दमन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नाना साहब कहाँ चले जाते हैं, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो विद्रोह होता है झांसी में। बिल्कुल, झांसी सभी परिचित हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर गजब की वीरता दिखाई, गजब का साहस दिखाया और अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया। और महिला होते हुए भी वो किसी पुरुषों से कम नहीं थी। जून 1857 में यहाँ पर भी विद्रोह हो जाता है और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व करती है लक्ष्मीबाई। यहाँ भी ये अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाकर इसके संरक्षक की भूमिका निभाकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर देती है, जिसे मणिकर्णिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना था उसका नेतृत्व किया हिरोज ने। और हिरोज से आरंभिक दौर में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हो जाती है और भागकर वो ग्वालियर चली जाती है। ग्वालियर में उसे फिर किसका साथ मिलता है, तात्या टोपे का। तात्या टोपे ने हर जगह, हर विद्रोही, हर सिपाही, स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया है। यहाँ पर भी लक्ष्मीबाई का साथ दिया तात्या टोपे ने और ग्वालियर से उन्होंने लड़ाई अपनी जारी रखी। और जब वो लड़ाई लड़ती थी अपने घोड़े पे चढ़ के, तो ऐसा नहीं कि वो राजा की, नवाब की संरक्षक है, महारानी है, वो बिल्कुल सैनिकों की तरह आम वेशभूषा में, जिस प्रकार का ड्रेस सैनिक पहनते थे उसी प्रकार का ड्रेस रानी लक्ष्मीबाई भी पहनती थी और उसी ड्रेस के साथ वो युद्ध में भाग लेती थी आम सैनिकों की तरह, सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। और जब वो ग्वालियर चले जाते हैं, और ग्वालियर में किसका राज था, सिंधिया का। और हम लोग जानते हैं कि सिंधिया अंग्रेजों से मिला हुआ था और उन्होंने इन लोगों का साथ नहीं दिया,
तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई का साथ ग्वालियर में सिंधियाओं ने नहीं दिया, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के सैनिक तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई के साथ थे। उन्होंने भरपूर साथ दिया वहाँ के सैनिकों ने और वहाँ के आम जनता ने विद्रोह के दौरान, और काफ़ी वीरता इनके द्वारा दिखाया गया। लेकिन कहते हैं भारत में गद्दारों की कमी नहीं थी, और यहाँ भी गद्दार तात्या टोपे के अपने दोस्त मान सिंह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया, और अंततः गिरफ्तारी के बाद 1859 में ग्वालियर में उसे फांसी दे दी जाती है। इधर लक्ष्मीबाई भी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई ग्वालियर की जो दुर्ग है, ग्वालियर के दुर्ग के दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त होती है, शहीद हो जाती है। इसकी मृत्यु पर हुरोज ने कहा भी था, जो अंग्रेज अधिकारी थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा भी था, यहाँ जो महिला सोई हुई है उसके मरने के बाद, यहाँ जो महिला लेटी हुई है, जितने भी विद्रोही थे उसमें अकेली मर्द यही थी। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, घुड़सवारी, तलवारबाजी, हर चीज़ आता था उन्हें, और बिना डरे हुए निडरता के साथ जिस शेरनी की तरह दहाड़ वो लगाकर लड़ी, इसी से प्रभावित होकर अंग्रेज अधिकारी हुरोज ने उसे विद्रोहियों में अकेली मर्द कहा था, रानी लक्ष्मीबाई को। तो ये कथन भी कभी कभी पूछा जाता है, किसने कहा, किसके लिए कहा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। मान सिंह के धोखे के कारण, मान सिंह के मुखबिरी के कारण तात्या टोपे भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तात्या टोपे ने ही अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा परेशान किया था। ये भी पूछा जाता है किस भारतीय विद्रोही से अंग्रेज सबसे ज़्यादा परेशान थे, तो तात्या टोपे से, कि वो हर जगह पहुंच जाते थे और हर विद्रोही का वो साथ देते थे। अभी तक हम लोग 3 जगह उसका देख चुके हैं कि साथ दिया, और लेकिन धोखे से उसकी मृत्यु हो जाती है। 1859 में फांसी दे दी जाती है। लेकिन इसके पहले वो अपने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को काफ़ी परेशान करते हैं। जंगल में छिप कर युद्ध करना, गुरिल्ला युद्ध करना, उसे उन्होंने काफ़ी प्रचलित किया अपने दौर में। अगला चलते हैं बिहार। बिहार की भूमिका हर विद्रोह में काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो बिहार से भी विद्रोह का नेतृत्व हुआ। बिहार में भी 1857 के विद्रोह का प्रभाव हुआ, और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह जो एक जमींदार थे, इन्हें 27 अप्रैल 1857 को विद्रोह आरंभ कर दिया। और कुंवर सिंह भी काफ़ी उम्रदराज थे, और 80 साल की उम्र में जब लोग अपने बेड को पकड़ लेते हैं, आज के डेट में उठ नहीं बैठ नहीं पाते हैं, उस दौर में इन्हें तलवार उठाया और काफ़ी वीरता के साथ लड़ा, और इसके वीरता से अंग्रेज भी काफ़ी प्रभावित हुए। और इसका जो विद्रोह का क्षेत्र था, आरा, जगदीशपुर, इसका विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था। यहीं पर वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर, आरा एरिया से। बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोही का नाम आता है, वो है पीर अली खान, जो एक मुस्लिम थे। पीर अली खान ने भी 1857 के विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार विद्रोह के दौरान ही विद्रोह में लड़ाई में घायल होने के कारण कुंवर सिंह के हाथ कट जाती है, और उसके हाथ कटने के बाद भी वो युद्ध जारी रखते हैं, लेकिन दर्द और पीड़ा से उसकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह शहीद हो जाते हैं, वो उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में घायल होने के बाद। और जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विद्रोह का नेतृत्व बिहार में उसके भाई अमर सिंह के द्वारा किया जाता है। अमर सिंह। और जगदीशपुर और आरा, विशेषकर बिहार में विद्रोह को दबाने में 2 अधिकारियों का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। वो उसमें है विलियम टेलर और विंसेंट आयर। कुंवर सिंह के विद्रोह का दमन करने में विलियम टेलर और विंसेंट आयर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अब हम लोग देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में किस प्रकार का विद्रोह हुआ और यहाँ पर किसने नेतृत्व किया। तो इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो थे मौलवी लियाकत अली। विद्रोह के दौरान 1857 का जो विद्रोह किया गया, तो कहीं तो मुख्यालय बनाना ही होता है कि जहाँ पे हर विद्रोह या जो भी सैनिक अभियान चलाए जाएंगे तो वहाँ से डील किया जाए। तो अंग्रेजों ने अपना जो मुख्यालय बनाया था 1857 के विद्रोह के लिए, उसे इलाहाबाद को ही बनाया था। गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। तो कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय जो मुख्यालय बनाया था वो इलाहाबाद को बनाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर विद्रोह का दमन किसने किया?
कर्नल नील ने। तो जैसे कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है 1857 के विद्रोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। इसे याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, जबकि भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मौलवी लियाकत अली ने, और विद्रोह का दमन किसने किया, कर्नल नील ने। इन दो चीज़ों को यहाँ पे याद रखना है। आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो इलाहाबाद को। इसी प्रकार हम लोग अब बनारस के बारे में देखेंगे। बनारस में भी कर्नल नील की भूमिका रही। तो बनारस में यहाँ पे विद्रोह में किसी एक नेता का नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया था। सामान्य जनता भी सिपाहियों के साथ विद्रोही हो गई थी, और सामान्य जनता जिसमें बच्चे स्त्रियां भी शामिल थी, वो भी इस विद्रोह में शामिल थी। और यहाँ पर जो विद्रोहियों का नेतृत्व आम जन कर रही थी, लेकिन इसे काबू करने में जो अंग्रेज अधिकारी सफल हुए वो थे कर्नल नील, जिसे कि इलाहाबाद में भी हम लोग देखते हैं, इलाहाबाद में भी इन्होंने ही विद्रोह का दमन किया था। तो बनारस में भी कर्नल नील ने ही विद्रोह का दमन किया। आगे चलते हैं बरेली में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया वो थे खान बहादुर खान ने खुद को बरेली का नवाब तक घोषित कर दिया था। हालांकि यहाँ भी कैंपवेल ने विद्रोह का दमन कर दिया। देखिए कैंपवेल यहाँ भी है, तो कैंपवेल का भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है विद्रोह के दमन करने में। इसे आप लोग याद रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने विद्रोह का दमन किया वो कैंपवेल थे। इसी प्रकार असम के एरिया में भी विद्रोह हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन छोटे स्तर पर 1857 के दौरान वहाँ भी विद्रोह हुआ। वहाँ के जो राजा थे उसे गद्दी से उतार दिया था अंग्रेजों ने। तो वहाँ के जो दीवान मनीराम दत्ता थे, उसके जो दीवान थे राजा के, उन्होंने क्या किया, राजा का जो पोता था, नेतृत्वकर्ता मनीराम दत्त ने किया, जो दीवान था वहाँ के राजा का, तो इन्होंने अंतिम राजा जिससे हटा दिया गया था उसका पोता कंदरपेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। हालांकि मनीराम दत्ता को गिरफ्तार करके कलकत्ता लाया जाता है और कलकत्ता में इसे फांसी दे दी जाती है। मनीराम दत्ता असम में विद्रोह का नेतृत्व किया, कंदरपेश्वर सिंघा को राजा घोषित किया, मनीराम दत्ता को पकड़कर फांसी दी जाती है। कहाँ पे, कलकत्ता में लाकर। इसी प्रकार उड़ीसा में सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया। सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व उड़ीसा में किया, और उड़ीसा के किस क्षेत्र में किया, तो संबलपुर में। हालांकि बाद में सुरेंद्र शाही को गिरफ्तार कर फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि देश से निर्वासित कर दिया जाता है, देश से बाहर जाने का उसे आदेश दे दिया जाता है। सुरेंद्र शाही, संबलपुर, उड़ीसा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं फैजाबाद में विद्रोह हुआ, और यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्ला। इसने भी अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि इसने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया था। ये मौलवी थे, मौलवी फतवा जारी करते हैं, तो इन्होंने फतवा जारी कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। इससे अंग्रेज इससे काफ़ी खफा थे, और इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, किस विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था, तो वो कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। और ये कहाँ के थे, फैजाबाद से विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसे हम लोग एक नज़र में देखने का प्रयास करेंगे कि इससे बराबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम लोग जो अभी देख रहे थे, विद्रोह के प्रमुख केंद्र को हम लोग देख रहे थे, और वहाँ पर नेतृत्व किसने किया, दमन किसने किया, वहाँ तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ ही रहे थे। लेकिन इसका एक टेबल भी हमने बना दिया है, ताकि टेबल से इसे याद करने में आसानी हो। तो इसे हमें याद करना है। इसके पहले 2 पॉइंट है, पूरे 1857 के विद्रोह पर एक नज़र डालते हैं। इसी में 2 पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हैं। अवध में सबसे ज़्यादा आम जनता का समर्थन मिला था, इसीलिए अवध में इसे स्वतंत्रता संग्राम तक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर आम जन की भागीदारी सबसे अधिक रही, तो वो जगह था अवध में आम जन की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही। इसी प्रकार एक राइटर हैं माइकल रसेल,
माइकल रसेल और ये पत्रकार भी थे। किस समाचार पत्र के पत्रकार थे? तो लंदन टाइम्स। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किया है। बिल्कुल वर्णन किया है, हूबहू लाइव जिसको कह सकते हैं। तो किस पत्रकार ने? माइकल रसेल। किस समाचार पत्र के पत्रकार थे? तो लंदन टाइम्स। ये भी ऑब्जेक्टिव मोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र से किसके द्वारा किया गया, और ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे है विद्रोह के प्रमुख केंद्र, यहाँ पे विद्रोह कहाँ पे हुआ, स्थान का नाम है, विद्रोही कौन थे, सिपाहियों का नेतृत्वकर्ता कौन थे, नंबर 2 टेबल में है। तीसरा है ब्रिटिश अधिकारी कौन थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया, विद्रोह को दमन किया। तो दिल्ली में विद्रोही गए कब? 12 मई को। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह जफर ने और सैन्य रूप से बख्त खान ने। यहाँ पे इसे डिवाइड भी कर दिया है मैंने 2 तरीके से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली में प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर। अगर पूछेगा सैन्य नेतृत्व, तो बख्त खान। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिकारी ने दमन किया? तो निकलसन, जॉन निकलसन और हडसन। यहाँ पे कौन मारे गए? निकलसन। निकलसन से स्पष्ट है, निकल गए, ये दुनिया छोड़ के निकल गए, इनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? दिल्ली में विद्रोह के दमन में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, तो अगर पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर। अगर पूछेगा सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो बख्त खान। विद्रोहियों का दमन किसने किया? निकलसन और हडसन। कौन से अंग्रेज अधिकारी दिल्ली में मारे गए? तो निकलसन। तो नाम निकल गए, निकलसन मतलब निकल गए। कहाँ से निकल गए? दुनिया छोड़कर निकल गए। तो निकलसन की डेथ हो गई, इससे आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार लखनऊ में बेगम हजरत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी और बिरजिस कादिर की माँ। इसी प्रकार ब्रिटिश दमनकर्ता यहाँ पे कौन रहे? हेनरी लॉरेंस, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी। हेनरी लॉरेंस डेथ हो गए थे, लेकिन यहाँ पे दमन करने में सफल कौन रहे? कैंपवेल सफल रहे विद्रोहियों के दमन में। कैंपवेल ने लखनऊ में विद्रोह को दमन करने में सफल अधिकारी रहे। इसी प्रकार कानपुर में नाना साहब थे, और नाना साहब का साथ देने बाद में कौन आए थे? तात्या टोपा। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। जिस प्रकार लखनऊ में कैंपवेल ने विद्रोह का दमन किया, इसी प्रकार कानपुर में भी विद्रोह का दमन कैंपवेल ने किया। कौस से कानपुर, कौस से कैंपवेल, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने पहले झांसी में किया, फिर वो ग्वालियर चली गई, वहाँ तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। और यहाँ पे इस विद्रोह को दबाने में जनरल फिरोज सफल रहे, जिसके बारे में कहा कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के तारीफ में कहा कि विद्रोहियों में इकलौती मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। इसी प्रकार जगदीशपुर जो बिहार में है, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहले कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह। यहाँ पे 2 अधिकारी रहे जगदीशपुर में विद्रोह के दमन में बिहार में, विलियम टेलर और विसेंट आयर। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और मौलवी अहमदुल्ला पर ही 50,000 का इनाम था, और इसे भी दमन करने में सफल रहे कौन? कैंपवेल यहाँ के विद्रोह को दमन करने में सफल रहे, फैजाबाद में भी कैंपवेल। तो फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, विद्रोह दमन करने में सफल रहे कैंपवेल। इसी बार इलाहाबाद और बनारस जो दोनों क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों जगह पर लियाकत अली ने नेतृत्व किया, और यहाँ पर विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। इसी प्रकार बरेली में खान बहादुर खान ने किया, और यहाँ पर भी विद्रोह दमन किया कैंपवेल ने। तो कैंपवेल आप देख रहे हैं, यहाँ भी 2 जगह कैंपवेल है, तो कैंपवेल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। लेकिन जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं रही। 1857 का विद्रोह का जो दमन हो गया, उसमें कुछ ऐसे राजघराने रहे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। वो तो साथ दिया ही नहीं, इसके अलावा गलती क्या, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और विद्रोह के दमन में इन्होंने अंग्रेजों को मदद पहुंचाया। विद्रोह के दमन करने के लिए पहला दिन इन्होंने भाग नहीं लिया, विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। आप साइड है कोई बात नहीं,
लेकिन अब अंग्रेज का मदद तक पहुंचाया ताकि विद्रोह का दमन हो सके। इसमें कुछ राजघराने हैं, कुछ राज्य हैं, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। पंजाब, पंजाब का जो राजघराना था उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। इसी पर राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास, ये सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोहियों का साथ नहीं दिया गया। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया विद्रोह का दमन करने में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अभी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कितने तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते। बहुत क्वेश्चन बनेगा आज के सेक्शन में। आज का जो सेशन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक थोड़ा सा हम लोग पूरे का एक डिस्कशन करेंगे। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से होता है? बैरकपुर से। विद्रोह का आरंभ पूछा जाएगा तो बैरकपुर से। कब? 29 मार्च 1857 को। कौन सा रेजिमेंट था बैरकपुर में? 34वीं रेजिमेंट था। इस किसने विद्रोह किया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। अगर 8 अप्रैल 1857 नहीं रहे कहीं के 29 मार्च 1857 भी रहेगा। एनसीईआरटी पुस्तकों में ये वाला दिया गया 29 मार्च 1857। लेकिन अधिकतर एग्जाम्स में इसे सही माना जाता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो भी हुए हैं इसमें 8 अप्रैल 1857 को सही माना गया है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पर किस दो अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई? बाग एवं सर्जेंट की। जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो कमांडिंग अफसर कौन था? हिरसे था। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को। और यहाँ पर कमांडिंग अफसर कौन थे? जनरल हेविड। विद्रोह का विस्तार दिल्ली में कब होता है? तो दिल्ली में कब होता है? 11 मई को। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? 11 मई। दिल्ली पर अधिकार कब होता है? विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया जाता है? तो 12 मई 1857 को। क्रांति का प्रतीकात्मक नेता किसे माना जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। और दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसे दिया गया? बख्त का। अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार करने में पुनः कब सफल हुए? सितंबर 1857 को। कौन सा अंग्रेज अधिकारी दिल्ली में विद्रोहियों के हाथों मारे गए? तो निकलसन। कौन से ब्रिटिश अधिकारी विद्रोह के दमन में मारे गए? तो निकलसन। विद्रोहियों का दमन दिल्ली में किसने किया? हडसन। बहादुर शाह द्वितीय को कहां से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से। किसके सूचना पर? जीनत महल के सूचना पर। बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया? रंगून। रंगून कहाँ है? म्यांमार। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो जाती है? 1862। कहाँ हो जाती है? रंगून या म्यांमार। लखनऊ से संबंधित देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल का दूसरा नाम महकपरी। ये कौन थी? बेगम हजरत महल कौन थी? वाजिद अली शाह की पत्नी। बेगम हजरत महल किसकी संरक्षक थी? बिरजिस कादिर। कौन से अंग्रेज अधिकारी लखनऊ में मारे गए? तो हेनरी लॉरेंस। चिन्हट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तात्या टोपे और हैवलॉक। हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ में। कर्नल नील की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ में। बेगम हजरत महल विद्रोहियों के दमन के दौरान भागकर कहाँ चली गई? तो नेपाल। इन सब से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार कानपुर से संबंधित, कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम धोधू पंत। नाना साहब का साथ कानपुर में किसने दिया? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सती चोरा घटना कहाँ घटती है? कानपुर में। सती चोरा घटना के कारण कौन से विद्रोही बदनाम हो जाते हैं? नाना साहब। नाना साहब भागकर कहाँ चले गए? नेपाल। कानपुर में विद्रोहियों का दमन किसने किया? कैंपवेल। झांसी। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। झांसी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? जून 1857 में। झांसी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हिरोज ने। हिरोज से पराजित होकर लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई? ग्वालियर। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया? तो तात्या टोपे ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने लक्ष्मीबाई के संबंध में कहा कि विद्रोहियों में अकेली मर्द थी? तो ये हिरोज ने कहा था। किसके लिए कहा? लक्ष्मीबाई के लिए कहा। किस विद्रोही ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया? तो तात्या टोपे। किसके धोखे के कारण
तात्या टोपे गिरफ्तार हो गए तो मान सिंह। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 1859 में। कहाँ फांसी दी गई? ग्वालियर में। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने। कब किया? 27 अप्रैल 1857 को। बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित थे कुंवर सिंह? तो आरा जगदीशपुर। सबसे उम्रदराज विद्रोही कुंवर सिंह। बिहार से नेतृत्व करने वाले मुस्लिम विद्रोही पीर अली खान। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1857 को। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला बिहार में? तो अमर सिंह, उसके भाई ने। बिहार में विद्रोहियों का दमन किसने किया? विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। इसी तरह आगे बढ़ते इलाहाबाद में। इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी लियाकत अली ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? तो इलाहाबाद में। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद। इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील ने। यहाँ से 2 क्वेश्चन और निकलता है, जैसे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इसी को यहाँ पूछा जाता है पीएम। इस दौरान ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड पामस्टन। पी से पीएम, पी से पामस्टन, याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के जो पीएम थे लॉर्ड पामस्टन थे। इसे बनारस में पूछा जाएगा, किस स्थान पर हुए विद्रोह में समान जन की भागीदारी रही? तो बनारस। इसी प्रकार पूछे सबसे ज़्यादा भागीदारी कहाँ रही? तो वहाँ अवध। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा जन भागीदारी तो वो अवध हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा वैसे तो बनारस, और दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, अवध रहेगा तो बनारस नहीं रहेगा, दोनों में एक ही रहेगा, इसलिए कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील ने। बरेली में नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। किसने बरेली का नवाब खुद को घोषित किया? तो खान बहादुर खान। बरेली में विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपवेल। ये सारे हम लोग डिस्कशन करें ऑब्जेक्टिव मोड। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आए हैं या जो आ सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो भी हो रहा है वो आ चुके हैं। इस क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मनीराम दत्त। मनीराम दत्त को फांसी कहाँ दी गई? असम से कलकत्ता लाकर। मनीराम दत्त ने किसे असम का राजा घोषित किया? कंदरपेश्वर सिंघा को। सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? संबलपुर से। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। तो सुरेंद्र शाही को क्या सजा दिया गया? देश से बाहर, देश निर्वासित कर दिया गया। इसी पर फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। किस विद्रोही के खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित किया गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। किस विद्रोही ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया? तो मौलवी अहमदुल्ला। इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे जो विद्रोह का एक नज़र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आने की पूरी संभावना रहती है हमेशा इस सेक्शन से। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा जन भागीदारी कहाँ रहा? तो अवध में। किस पत्रकार ने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया है? तो माइकल रसेल ने। किस समाचार पत्र के पत्रकार थे? तो लंदन टाइम्स के। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बिल्कुल एक एक सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे 3 सेक्शन मैंने बनाया, 3 टेबल बनाया, तो प्रत्येक क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। पूछा जाएगा जॉन निकलसन कहाँ मारा गया? दिल्ली। हडसन ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? दिल्ली। इसी प्रकार बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? तो दिल्ली में, प्रतीकात्मक रूप से। दिल्ली में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खान ने। इसी प्रकार लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया? तो कैंपवेल ने। लखनऊ में कौन से ब्रिटिश अधिकारी विद्रोह के दमन के दौरान मारे गए? तो हेनरी लॉरेंस। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में नाना साहब ने। और नाना साहब का साथ किसने दिया? तात्या टोपे ने। कानपुर के विद्रोह का दमन किस अधिकारी ने किया? कैंपवेल ने। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया? तात्या टोपे ने। झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन किस अधिकारी ने किया? जनरल हुरोज ने। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। तो जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने।
जगदीशपुर बिहार के विद्रोह का दमन किसने किया? विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। इसी प्रकार फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। फैजाबाद के विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपवेल ने। इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील ने। बरेली के विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपवेल ने। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी पर किन क्षेत्रों ने पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया? तो इन सारे का नाम आपको याद रखना है। पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास विद्रोहियों का साथ दिया। तो ये था आज का क्लास और आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहाँ पे आप लोगों ने आज का महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 1857 के विद्रोह का प्रसार और इसका विस्तार को देखा, मैप के माध्यम से समझा और इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप लोगों से विदा लेने के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगली जो क्लास होगी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह, जो इतना बड़ा, इतने व्यापक क्षेत्र में फैला, आखिर ये असफल क्यों हो गया। तो असफल जो हो गया, इस असफलता के कारण को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस असफलता के कारणों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। असफल ये जो विद्रोह हुआ क्यों हुआ, इसका असफलता के क्या कारण रहे, इन कारणों को जानेंगे। इसके बाद इसका क्या परिणाम रहा, इसका महत्व, रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका परिणाम क्या हुआ, इसको जानेंगे। और इसके साथ ही साथ अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ इसके स्वरूप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इतना बड़ा विद्रोह हुआ, इतिहासकार इसके स्वरूप के बारे में क्या सोचते हैं और विभिन्न इतिहासकार क्या इसको मानते हैं। इसी प्रकार कुछ पुस्तकों का नाम, कुछ बुक जो 1857 के विद्रोह से संबंधित लिखे गए हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे और सफलता के कारणों के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न इतिहासकारों का क्या मत है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो।